बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम टी.एस. इलियट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टी.एस. इलियट एक अमेरिकन ब्रिटिश पोइट थे। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट ऑल्सो एन एसेस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। और स्टूडेंट्स, लेकिन पोइट्री में तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक एज अ मॉडर्न पोइट इनका पोइट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन, इन्होंने किस तरह से मॉडर्न पोइट्री में कंट्रीब्यूट किया है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये सेंट लुइस अमेरिका में पैदा हुए 1888 में, और इनकी 4 जनवरी 1965 में इंग्लैंड में डेथ हुई। स्टूडेंट्स, ये पैदा अमेरिका में होते हैं, लेकिन ये स्टडी पर्पस में, फिर ये स्टडी पर्पस से ये यूरोप चले गए, और वहाँ पे इन्हें वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वहीं पे स्टे करना पड़ा, वहीं इंग्लैंड में ही रहना पड़ा, और अमेरिका ये वापस नहीं जा सके। और स्टूडेंट्स, ये 1914 में जाते हैं इंग्लैंड, और उसके बाद ये उस वक़्त इनकी एज 25 ईयर्स थी। और फिर स्टूडेंट्स, ये 1927 में इन्होंने परमानेंटली ब्रिटिश रेजिडेंस, ब्रिटिश सिटीज़नशिप जो है वो इख्तियार कर ली, ये ब्रिटिश सब्जेक्ट बन गए, और इन्होंने बाद में इवन अमेरिकन पासपोर्ट अपना जो है वो छोड़ दिया, अमेरिकन सिटीज़नशिप छोड़ दी, और परमानेंटली ये ब्रिटिश हो गए। तो स्टूडेंट्स, इनकी यहाँ पे रहते हुए इन्होंने काफ़ी छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे टीचिंग, बैंकिंग वगैरह, और यहीं पे स्टूडेंट्स इनकी दोस्ती एज़रा पाउंड से हुई, और जो कि इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी नाम है और सभी इनको जानते हैं। और स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि जब इनका जो दौर है, इनकी जो एज है, वो एज उस वक्त की है जब विक्टोरियन लिटरेचर जो है वो अपनी लास्ट स्टेज पे था। ये कैन से कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही थी। तो ये लेटर विक्टोरियन और अर्ली मॉडर्न्स में आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन्हें विक्टोरियन एज की जो लिटरेचर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्हें 19th सेंचुरी के लिटरेचर में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये 16-17 सेंचुरी की पोइट्री को, वहाँ के उस वक़्त के लिटरेचर को ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है वो अपनी स्टडी के दौरान ही लिखना शुरू कर दिया था। पोइट्री ख़ास तौर पे इन्होंने बहुत अर्ली एज में लिखनी शुरू कर दी थी, और इनकी जो सबसे पहली सक्सेसफुल और मोस्ट फेमस पोएम है वो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क, जो 1915 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। ये बहुत इनकी फेमस पोएम है, और ये मास्टरपीस है मॉडर्निस्ट मूवमेंट का। स्टूडेंट्स, पोइट्री के अलावा, पोइट्री में पोइम्स के अलावा इन्होंने पोइटिक प्लेस भी लिखे हैं, और पोइटिक प्लेस इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स मॉडर्न एज में, क्योंकि मॉडर्न एज में जो प्लेस हैं वो प्रोज में लिखे जाते थे। इन्होंने वर्स्ट ड्रामा को रिवाइवल दी है। वर्स्ट ड्रामा का या पोइटिक प्लेस का रिवाइवल हमें टी.एस. इलियट की वजह से नज़र आता है। स्टूडेंट्स, वर्स्ट ड्रामास या पोइटिक प्लेस ऐसे प्लेस होते हैं जिनको पोइट्री की लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने पोइम्स के अलावा वर्स्ट ड्रामास भी लिखे हैं, और जिसमें एक बड़ा फेमस इनका मर्डर इन कैथेड्रल है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रोज में, क्रिटिसिज्म में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है इनके क्रेडिट पे बहुत फेमस ऐसे है जिसमें इन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, और यू कैन से क्रिटिसाइज़ करने का तरीका भी बताया है। तो स्टूडेंट्स, जो टी.एस. इलियट है, बाकी दूसरे मॉडर्न पोइट्स की तरह इन पे भी अपने दौर के जो कंडीशंस थी, उस वक़्त की जो केओटिक कंडीशन थी, उसका बड़ा असर था। इन्होंने भी उस चीज़ का बड़ा असर कबूल किया, क्योंकि जब ये इंग्लैंड आए थे स्टूडेंट्स, तो उस वक़्त बड़ा केओस का ज़माना था, बड़ी टेंशन थी उस एज में, और उस एज को अक्सर राइटर्स जो हैं वो एज ऑफ एंग्जाइटी भी कहते हैं। तो इस तरह की एज में इन्होंने स्टूडेंट्स लिखना शुरू किया था। इनकी जो पहली, इसलिए इस एज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इंसानों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनकी स्पिरिचुअल कंडीशंस जो हैं, वो सारी की सारी इनकी पोइट्री में हमें नज़र आती है। लॉस्ट वैल्यूज़ इनकी पोइट्री में हमें नज़र आती हैं स्टूडेंट्स। तो इनकी जो पोएम है एल्फ्रेड जे प्रूफॉर्क के बाद जो है स्टूडेंट्स, और बहुत सारी सक्सेसफुल पोएम सामने आई। द वेस्टलैंड थी इनकी बहुत ही ज़्यादा, इसमें से यू कैन से कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और मॉडर्निस्ट मूवमेंट में इसका बड़ा नाम है। हॉलो मैन और एश वेडनेसडे,
4 क्वार्टेट्स, ये सारी की सारी इनकी जो हैं वो फेमस पोएम्स हैं। और इनकी पोइट्री इतनी अहम समझी जाती थी, इतनी फेमस थी कि इनकी पोइट्री की क्वालिटी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1948 में दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एज अ मॉडर्न पोइट ये कैसे थे, इनकी पोइट्री में ऐसा क्या है जो हमें जिससे कंफर्म होता है कि ये एक मॉडर्न पोइट थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट पोइट हैं, बाकी सारे पोइट्स में सबसे ज़्यादा नाम ही इनका है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो पॉइंट्स हैं, वो इनका जो स्टाइल है उसमें मॉडर्न मूवमेंट के सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। जो कुछ भी मॉडर्न पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें इनकी पोइट्री में नज़र आते हैं। ठीक है, हम अगर देखें इनकी पोएम जो है लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, स्टूडेंट्स ये जो इनकी पोएम है ये तो बेसिक मॉडर्निस्ट पोएम्स में आती है, और इसमें इन्होंने क्या किया है कि असल में ये मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रही है। ये पोएम जो है मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो उसकी स्पिरिचुअल या यू कैन से कि साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, बिल्कुल स्कैटर्ड माइंड थे उनके, उनको जो है वो डिस्कस करती है। जे एल्फ्रेड जो है स्टूडेंट्स इसमें यू कैन से कि मेन कैरेक्टर इस पोएम में जो है वो अपनी फिज़िकल और स्पिरिचुअल शॉर्ट कमिंग्स के दुख में मुब्तला है। वो अपने आप को फिज़िकली और स्पिरिचुअली जो है वो इनकम्प्लीट फील करता है, और यही कंडीशन थी उस वक्त के लोगों की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोग अपने आप को वो मेंटली लॉस्ट थे, वो अपने आप को बिल्कुल यू कैन से कि इनकम्प्लीट फील करते थे, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरह से वो लॉस्ट थे स्टूडेंट्स। तो इस कैरेक्टर के थ्रू, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के थ्रू जो है वो उसने टी.एस. इलियट ने उस वक्त के इंसानों की कंडीशन सामने रखी है। और स्टूडेंट्स इस पोएम में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ हुई है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यू नो वेरी वेल कि ये मॉडर्न टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसमें से रीडर जो राइटर है वो अपने कैरेक्टर्स का इनर एक्सपोज करता है रीडर के सामने। तो इस टेक्निक के ज़रिए टी.एस. इलियट ने मेन कैरेक्टर जो पोएम का है उसका इनर एक्सपोज किया है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें सारी की सारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है वो सारा जो पोएम है वो डेवलप होती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है। और इस मेन कैरेक्टर की सोचों से हमें ऐसा लगता है कि प्रूफ्रॉक जो है वो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है लाइफ की। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है, और जो कंडीशंस हो गई थी उस वक़्त लोगों की मेंटल कंडीशंस थी, उसमें कोई भी बहुत कम लोग थे जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म का शिकार थे लोग। तो इस कैरेक्टर से हमें रियल वर्ल्ड के रियल पीपल की पेसिमिज्म नज़र आती है कि उस वक़्त किस तरह पेसिमिस्टिक हो चुके थे लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनडिसिसिवनेस, लोगों में डिसीजन पार नहीं रही थी। हम देखते हैं कि जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है वो इतना उसमें लैक ऑफ डिसीजन पार है कि वो एक पीच खाने का फ़ैसला भी खुद से नहीं कर सकता। तो असल में स्टूडेंट्स ये सारे की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, इस मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के, ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है उस वक्त के लोगों की ट्रू पर्सनैलिटी का। तो ये मेन कैरेक्टर तमाम मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी पोएम्स में मॉडर्निटी का जो है वो एलिमेंट हमें नज़र आता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मॉडर्न राइटर्स की एक बहुत ख़ास बात थी कि वो एक सिंगल कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को शो करते थे, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को देखते थे और शो करते थे। तो यही चीज़ हम जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में देखते हैं कि वो खुद ही स्पीकर है और ख़ुद ही लिसनर, दोनों रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो एक सिंगल पर्सनैलिटी में डबल रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोएम है ये लव सॉन्ग, ये एक
बहुत यू कैन से कि इम्पोर्टेंट मॉडर्न पोइम है, जिसमें मॉडर्निज्म के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी एक बहुत अहम पोइम है वेस्टलैंड। इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स जो ख़ास यू कैन से कि टेक्निक उसने मॉडर्न टेक्निक यूज़ की है वो इमेजिज़म की टेक्निक है। इमेजिज़म भी एक मॉडर्न मूवमेंट है जिसके थ्रू क्या करते थे राइटर के शॉर्ट और विटी सेंटेंसेस यूज़ करते थे। शॉर्ट सेंटेंसेस में वो पोइम को कंप्लीट करते थे और शॉर्ट इमेजेस यूज़ करते थे। कोई एलेबोरेटेड इमेजरी यूज़ नहीं की जाती थी। और इसमें हम लोग यही देखते हैं कि इस पोइम में स्टूडेंट्स इसने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए और फ्रेगमेंटेड इमेजेस यूज़ किए। ठीक है, कहीं कहीं रीडर्स को इवन इन फ्रेगमेंटेड इमेजेस से कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं ये इतने सजेस्टिव है कि इससे बहुत सी मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इलॉजिकलिटी या माइंड की यू कैन से के उस वक्त की क्योटिक कंडीशंस जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट था लोगों के माइंड पे, ये सारा कुछ जो है वो इन फ्रेगमेंटेड इमेजेस के ज़रिए उसने लोगों तक पहुंचाया है, रीडर्स तक पहुंचाया है। असल में ये फ्रेगमेंटेड इमेजेस इंसान की अपनी फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इलियट के नज़दीक असल में मॉडर्न लाइफ जो है वो बिखरी पड़ी है, बिखरी हुई है, इसमें कोई यूनिटी नहीं है, फ्रेगमेंटेड है और इलॉजिकल है। इसलिए उसने इस तरह के जो है वो इमेजेस यूज़ करके कन्वे की है जो ट्रू कंडीशंस हैं लोगों की। और इसके बाद स्टूडेंट्स इनकी एक बहुत इन दोनों पोइम्स की तरह एक और बहुत इम्पोर्टेंट पोइम हॉलो मैन, द हॉलो मैन। और ये पोइम बहुत सारे तरीक़ों से हम कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे मॉडर्न एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये टी.एस. इलियट एक मॉडर्न पोइट थे और बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पोइट्री में। तो हॉलो मैन में स्टूडेंट्स हम इसमें भी देखते हैं इमेजेस का तो एलिमेंट इसमें भी पाया जाता है, शॉर्ट लाइन्स यूज़ हुई हैं। इसके अलावा ये कि स्टूडेंट्स इस हॉलो मैन में एक बैरन और वीरान दुनिया की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और ये किस लिए दी गई है? वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है वो दुनिया की जो कंडीशन हो गई थी बिल्कुल बैरन, लोगों की ना सिर्फ लैंड की कंडीशन बैरन थी बल्कि लोगों के जहनों की कंडीशन भी बैरन थी, बंजर थे लोगों के जहन भी। तो इस पोइम में एक बैरन वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें बिल्कुल एम्प्टी और डिफीटेड लोग रह रहे हैं, खाली लोग हैं, शिकस्त खोर्दा लोग हैं। तो वो टी.एस. इलियट असल में इसमें लोगों को डेड और दुनिया को अंडरवर्ल्ड कहता है, इस वर्ल्ड को अंडरवर्ल्ड कह रहा है और लिविंग पीपल को डेड कह रहा है। तो इससे एक पढ़ने वाला शख्स जो है वो एक आम समझ बूझ रखने वाला शख्स ये भी अंदाज़ा कर सकता है कि ये लाइफ आफ्टर डेथ का सीन जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन नहीं, इसमें लाइफ आफ्टर डेथ का सीन नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वार 1 के बाद का जो यूरोपियन कल्चर है उसकी अफसोसनाक हालत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये लिविंग तो हैं लेकिन ये डेड लाइफ गुजार रहे हैं। असल में हॉलोनेस जो है स्टूडेंट्स ये एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है जो यूरोपियन कल्चर के डिके को, उसके बर्बादी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हॉलो मैन में टी.एस. इलियट ने रिलीजियस जो है वो एलूजन्स भी यूज़ किए हैं। हालांकि ये रिलीजियस पोइम नहीं है लेकिन इसमें रिलीजियस कुछ एलूजन्स यूज़ किए हैं। और पोइट असल में रिलीजियस एलूजन यूज़ करने का मकसद क्या है कि वो ये कहना चाहता है कि हॉलो मैन जो हैं ये खोखले जो लोग हैं ये खुदा के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म कर चुके हुए, खो चुके हुए हैं। ठीक है, और ये फिर से फुल ह्यूमन बन सकते हैं अगर ये अपने फेथ को रीगेन कर लें। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहा है कि आजकल की सिचुएशंस जो हैं जो इतनी यू कैन से कि इतनी स्कैटर्ड वर्ल्ड में, इतनी केओटिक सिचुएशन में ये मुमकिन ही नहीं है कि रीन्यूअल ऑफ फेथ हो सके, इनका फेथ जो है ये रीगेन कर सकें। तो ये इनकी हॉलोनेस की वजह भी यही है, ये खुदा के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म कर चुके हैं, खो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इस पोइम में देखते हैं कि उसने सिंबल्स भी यूज़ किए और स्टूडेंट्स सिंबलिज़म भी एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडर्निज़म की मूवमेंट रही है। तो इसमें सिंबल्स इसने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं। सिंबल्स इसने कौन कौन से यूज़ किए हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो हॉलो मैन जो है वो खुद ही एक सिंबल है, लोगों की स्कैटर्ड एम्प्टी माइंड का सिंबल है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि उसने कहा है हेड बी स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ स्ट्रॉ क्या होता है? तिनके, हल्के, उसकी तिनके को तिनके की यू कैन से कि वर्थलेसनेस को इंसान के माइंड से कंपेयर कर दिया गया है। असल में इंसानी जहन का जो खालीपन है उसके लिए स्ट्रॉ का सिंबल इसने यूज़ किया है। स्ट्रॉ एक हल्की और वर्थलेस चीज़ होती है ना, तो ह्यूमन माइंड के का स्ट्रॉ के साथ स्टफ्ड होने का मतलब ये कि हॉलो मैन के माइंड में स्ट्रॉस के अलावा कुछ नहीं है, कुछ वैल्यूएबल नहीं है, बल्कि एम्प्टी माइंड है इनके दिमागों में तो तिनके हैं, इनमें दिमागों में अब कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हॉलो मैन वो वॉइसेस के लिए विंड का सिंबल यूज़ किया गया है। वॉइसेस के लिए विंड का, हालांकि जो इंसानी वॉइसेस होती हैं उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, उसमें कुछ इंटेलेक्चुअलिटी होती है, लेकिन उनके लिए और विंड का तो कोई मीनिंग नहीं होता, वो तो चलती है, सरसराती हुई उसकी आवाज़ आती है, बस उस मीनिंगलेस उसकी आवाज़ होती है। तो ह्यूमन वॉइसेस के लिए विंड का सिंबल किस लिए यूज़ किया गया है? क्योंकि हॉलो मैन की वॉइसेस अब इंटेलिजेंस से खाली हैं, इनमें जहानत ख़त्म हो चुकी है, अब ये खोखली बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये विंड की तरह मीनिंगलेस और गैर इंसानी सी हो चुकी हैं इनकी आवाज़ें जो है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि ये लोग जो है, ये हॉलो पीपल जो है, ये एक दूसरे से बातें तो करते हैं लेकिन ये बातें मीनिंगलेस हैं, इनकी आवाज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, टी.एस. इलियट ने इसी तरह से सिंबल्स के थ्रू और भी बहुत सारी सिंबल्स यूज़ किए हैं इन्होंने। ये इसमें आइज़ की, रेड्स कोट की, क्रो स्किन, ये सारी सिंबल्स इन्होंने यूज़ की हैं। तो एक्चुअली सिंबलिज़म एक मॉडर्न लिटरेचर की ही मूवमेंट है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये राइटर्स जो, ये पोइट जो हैं टी.एस. इलियट, इनकी पोइट्री मॉडर्न पोइट्री में एक बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि टी.एस. इलियट ने बहुत ट्रू पिक्चर पेश की है मॉडर्न एज की अपनी पोइट्री के थ्रू। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम लोग देखते हैं, इन सारी जो है वो डिस्कशन के बाद हमें ये इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि टी.एस. इलियट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मॉडर्न पोइट है, और इनके कंटेंट्स जो है पोएम के वो और या फिर इनके कंटेंट्स और इसके अलावा इनका पोइटिक स्टाइल और इसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मॉडर्न मूवमेंट में उनके जो है वो मॉडर्न मूवमेंट के एलिमेंट्स हैं, और इनका बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स पे, नॉट ओनली ऑन हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स बट ऑल्सो ऑन हिज सक्सेसर्स। इनके बाद में आने वाले लोगों पे भी इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इनकी पोइट्री का, और उन्होंने इसको कॉपी किया, फॉलो किया, और ये इतने ज़्यादा फेमस है कि आज भी इनके ऊपर जो है वो डिस्कशंस होती हैं। आज भी इनकी पोइट्री से नई जो है वो मीनिंग्स निकाले जाते हैं। इनकी पोइट्री जो है ये नहीं कि उस वक्त तक के लिए थी, इनकी पोइट्री यूनिवर्सल है आइंदा आने वाले, क्योंकि इनकी पोइट्री में जो बड़ी फ्रेगमेंटेड सी सिचुएशंस बयान की गई हैं, वाक़यात, हालात वाक़यात बयान किए गए हैं थ्रू द कैरेक्टर्स, वो स्टूडेंट्स वो हमें आज भी, वो हमें 20th सेंचुरी में भी नज़र आती थी, वो हमें आज भी नज़र आती हैं, और हो सकता है कि वो आइंदा भी रहें क्योंकि सिचुएशंस जिस तरह की हैं। तो इनकी पोइट्री हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त के लिए थी, इनकी पोइट्री अब के लिए भी है और आइंदा के लिए भी होगी। तो यही इनका कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पोइट्री में। तो स्टूडेंट्स, ये था टी.एस. इलियट के बारे में। आई होप कि आपको इनका समझ आ गया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।